हेलो गाइस। तो आज लेकर आए हैं तुम्हारे लिए नया वीडियो और इस वीडियो में बात करेंगे हम अपने 7वें अनसोल्ड पर। ये 2021 के सेट चल रहे थे। आज इसका लास्ट 7वां चैप्टर है, ये मतलब 7वां सेट है। 6 सेट ऑलरेडी पहले से सॉल्व करा चुका हूँ और उनकी वीडियो में डाल चुका हूँ ऑलरेडी। तो तुम लोग स्टार्टिंग से देखना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके स्टार्टिंग से जो अनसोल्व के हैं, जो तुम देखोगे थंबनेल लगा हुआ तो तुम्हें दिख जाएगा, ऊपर लिखा होगा अनसोल्ड पेपर 2021 का, ठीक है, सेट 1 लिखा होगा वहाँ पे। तो यानी कि स्टार्टिंग तुम्हें वहीं से करना है, एकदम लाइन से देखते चले जाओगे तो तुम्हारे 7 सेट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जब ये 2021 के सेट पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर किसी और सन का स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और यदि तुम्हें कोई किसी और सन का या कोई और भी टॉपिक अगर चाहिए, हाँ, या कोई सेट वगैरह, मुझे बता देना कमेंट करके, सर हमें ये वाला सॉल्व करवा दूँगा, तो मैं वही वाला सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है। या तुम्हारा अलग से कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो तुम मुझे बता देना कमेंट करके, तो मैं तुम्हारा वो करवा दूँगा, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 7वां सेट दुर्गा का है, तो एक ले जरूर लेना, दुर्गा के सेट जरूर ले लेना, जिससे कि तुम्हारे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस में आ जाए। क्योंकि 22 फरवरी से तुम्हें पता ही तुम्हारे एग्ज़ाम है। तो अब जो पेपर देने इंटर के अच्छे नंबर लेके आने, तो बेटा तैयार तो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये सेट जरूर लगा लेना, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना, और वीडियो को शेयर जरूर कर रहे हैं, जैसे और लोग तभी पहुंच पाए। तुम्हारे दोस्त वगैरह, फ्रेंड वगैरह जो भी हैं, तुम सबके पास भेज देना, ठीक है। और वीडियो पसंद लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा है तो ज़रूर कर दें, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने 7वें सेट पर। तो आज का जो टॉपिक है वही है क्या, अनसॉल्व्ड पेपर। अनसॉल्व्ड पेपर सेट है ये 7। तो 2021 का ही लास्ट है, ठीक है। अगर वीडियो अगर ज़्यादा बड़ी नहीं हुई तो एक में कवर हो जाएगा, अगर बड़ी हुई तो फिर तुम्हारे लिए इसकी 2 वीडियो बनाई जाएंगी, ठीक है। जैसे सब में 2-3 वीडियो बन ही रही हैं, तो इसीलिए चलो देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिलियन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो अणु संख्या जो है वो केवल 4 ही होते हैं, जो कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासठ दाब, ठीक है, 4 होते हैं। जिसमें बोला है परासठ दाब में अवनमन, ये तो है। अच्छा, दूसरा इसका हिमांक में अवनमन, ये भी है। पृष्ठ तनाव ये कहाँ से आ गया, तब तक ये नहीं है इसका, तो उसने पूछा नहीं है। तो यानी कि का पहले का सी सही है। देन दूसरा है विशिष्ट चालकता की इकाई। तो विशिष्ट चालकता जो है उसकी जो इकाई है वो होती है सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स। तो ये इसका सही हो जाएगा, सी वाला इसका भी सी है। और निम्नलिखित में से कौन सा अधिशोषण की परिघटना पर लागू है, ये हट चुका है क्योंकि ये पृष्ठीय तनाव बल चैप्टर से लिया गया, तो इसे तुम छोड़ देना। इसका जो घ है ये भी छोड़ दो क्योंकि पी ब्लॉक से है। ल्यूकास अभिकर्मक ये है जो ऑर्गेनिक में है, तो ये एल्डिहाइड वाले परीक्षण में आता है ये, ठीक है। तो इसका होगा सांद्र HCl और निर्जलन ZnCl2, ये इसका अभिकर्मक है, ठीक है। इसमें जो HCl अम्ल होता है वो तनु नहीं होता है, वो सांद्र होता है, और साथ साथ में ZnCl2 होता है, वो भी निर्जल वाला। अच्छा, अभी इसके बाद में नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन कराने पर अंतिम उत्पाद बनता है क्या, एनिलीन। जब नाइट्रोबेंजीन का तुम अपचयन कराओगे ना तो वहाँ पे तुम्हें एनिलीन मिल जाएगा, क्योंकि वो जो है वाटर बन के निकल जाएंगी और जो बचेगा वो वहाँ पे आ जाएगा। जैसे दिखाऊँ, चाहो तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कौन, NO2, इसका अगर अपचयन करा दो तो यहाँ वाटर बन जाएगा। यहाँ पे ऐसे 4 H आएंगी तो ये चला जाएगा यहाँ से निकल के, और बचेगा कौन, N के ऊपर कौन आ जाएंगी, 2 H, तो इसका बन जाएगा एनिलीन, जो कि बन के आ जाएगा क्या, बेंजीन। चलो मैंने रफली ऐसी बना दिया बेंजीन, तुम समझ तो रही हो खैर। तो ये बन जाएगा क्या इसका, H2, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन। बोला नट समीकरण के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए। तो तुम्हें केवल इसमें नट समीकरण का वो समीकरण लिखना है। इसमें दिए गए संकेतों का स्पष्ट कीजिए। तो नट समीकरण क्या होता है, EMF बराबर E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N, देन लॉग
P/R, ठीक है। तो इसका EMF क्या चीज़ है, ये से बोलते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इसे बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यहाँ पी का मतलब क्या है, उत्पाद आयन की सांद्रता, सांद्रता, और आर का मतलब क्या है, अभिकारक, अभिकारक आयन की सांद्रता, ठीक है। और 0.0591 वो एक नंबर है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। देखो मैंने तो ऐसे कर दिया, लेकिन तुम ऐसे मत करना, वहाँ पे तुम लिखना है ऐसे करके EMF बराबर ये लिख देना, ऐसे E0 सेल यहाँ लिखोगे ना, बराबर ये लिख देना यहाँ पे ऐसे करके, तो ये पूरा लिखना है तुम्हें, है ना। चलो हम लिखते हैं। आगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु 63.3 सेकंड है। इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, k = 0.693 और डिवाइड कितना है इसका, हाफ t/2 t1/2, तो 0.693 और इसका दे रहा है कितना, 63.3। तो इसका जब देखो अब यहाँ 3 अंक बाद है और यहाँ पे 1 अंक बाद है, तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी, तो पॉइंट से पॉइंट काट दूंगा मैं। इसमें क्या होगा, 693 डिवाइड 693 और इंटू 100, इससे कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/10, 1/100, और ये हो जाएगा कितना तुम्हारा 10⁻⁻²। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में धातु बल क्या है, ये तुम्हारा हट चुका है, इसे छोड़ देना। आगे है फास्फोरस की तुलना में नाइट्रो श्रृंखला, ये भी हट गया है। तो एक मिनट, फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन श्रृंखलन गुणों को कम प्रदर्शित करता है, क्यों, तो ये पी ब्लॉक से हट गया, ये तो छोड़ो। नेक्स्ट है संक्रमण तत्वों की 3D में कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है एवं क्यों, तो लिखना है कौन सा, ये तीसरे का ख, इसमें लिखेंगे 3D श्रेणी में Mn यानी मैग्नीज अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है क्योंकि इसके अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो Mn अधिकतम +7 ऑक्सीकरण संख्या तक दर्शा देता है। Mn का कक्षक
Mn का डी कक्षक लिखना है ना, Mn का डी कक्षक आधा भरा होने के कारण या स्थायी भी होता है, स्थायी भी होता है। क्लियर। देखो जो Mn है ना, Mn का नंबर कितना होता है 25, Mn नंबर 25, लास्ट में आता है 4s2 और देन 3d5। तो इसके जो डी कक्षक है ना, तो डी में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, और ये चाहे तो सबको इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए और 2 दे दिए इसके एस के, तो हो जाएंगे टोटल 7 मिला करके। इसलिए अधिकतम ये 7 इलेक्ट्रॉन यानी कि 7 ऑक्सीकरण संख्या दर्शा सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं दर्शा सकता, क्योंकि फिर वो इससे कम स्थायी होते हैं, क्योंकि उनके पास में फिर कम इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। CuNH3 का होल 4+2 संकुल के बीटा 4 का मान ये दिया हुआ है। तो इस संकुल के समग्र वियोजन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। तो मैंने बताया था, देखो जो संकुल आयन है ना, जो क्या नाम है इसका, समग्र वियोजन जो होते हैं, वियोजन वो संकुल आयन की सांद्रता की जो मान है ना उनका एकदम उल्टा होता है। तो यानी कि 1/, यह हो जाएगा कौन, बीटा 4। तो जो 1 का 1 रहेगा, बीटा 4 का मान तो मुझे दे रहा है 2.1 10 की पावर। तो ये पावर अगर मैंने ऊपर पहुंचा दी और पॉइंट से मैंने 0 बढ़ा दिया तो 10/21 और 10 की पावर -13 हो जाएंगी ऊपर। ठीक है, अभी अगर मैं इसे काट देता हूँ तो ये कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो क्या करते हैं फिर सीधा डिवाइड देते हैं, जाएगा नहीं, 0 बढ़ाओ तो ये कई बार जाएगा, लगभग 4 बार, तो ये हो जाएगा 84। और क्या बचेंगे इधर 6 और इधर 16। तो यानी इसका जो लगभग मानो कितना रहेगा 0.4 10 की पावर -14। ठीक है, क्योंकि पॉइंट भी तो बढ़ाया ना हमने, ये पॉइंट हटा दिया मैंने इसीलिए। अरे यार, हाँ ठीक है, और पावर तो 13 ही है ना इसकी, 14 कहाँ से होगी तब तक, पावर 13 लगी। फिर इसमें कितना दे रहा है, इसका दे रहा है, हाँ इसका आ रहा है 4.7 10 की पावर -14। तो वो भी बात ठीक है, क्योंकि पॉइंट इधर सरका दिया है, मैंने आगे भाग नहीं दिया इसमें, भाई करोगे तो पूरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये समग्र वियोजन स्थिरांक जो होता है वो बीटा 4 के मान के उल्टा होता है। चलो आगे देखते हैं, ये सवाल मैंने पहले भी सेट में कराया था मैंने। नेक्स्ट है C4H10O के C4H10O, और ये क्वेश्चन है तुम्हारा तीसरे का ग। क्या बोला इसने, सूत्र के सभी संभावित समावयवी ईथरों के सूत्र तथा आईपीसी नाम लिखने हमें, है ना। तो एक तो CH3 CH2O और ये CH2 CH3, एक तो ये हो जाएगा, पहले सूत्र लिख लें उसके बाद नाम लिख लेंगे। ठीक है, तो CH3 ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा, है ना, और एक हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 और ये CH3 एक ही हो जाएगा। टोटल मिला के 3 ही बैठेंगे इसके, है ना, इसके 3 ही बैठेंगे टोटल मिला के। तो अब क्या करना है हमें, इसके क्या बोला था ये, इनके आईपीसी नाम लिखने, है ना। चलो तो देखते हैं फिर। तो इसमें जो आ रहा है यहाँ पे 2 कार्बन आ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे एथ, और ओ का नाम ऑक्सी, एथॉक्सी, और इसमें कौन है एथ, तो सिंगल वन के लिए ए, यानी नाम बन गया एथॉक्सी एथिन। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे एम है और यहाँ पे पी है, क्योंकि प्रोप है, और ये मैथ मतलब एम है, तो एम पहले आएगा, इसीलिए मैथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ 3 की श्रृंखला बन रही है ना, तो इसे क्या बोलेंगे मैथॉक्सी प्रोपेन।
मेथॉक्सी, काय में उलझ गया बे, प्रोपेन ये भी हो जाएगा इसका, ठीक है। मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। फर्क कितना है कि यहाँ पे जो चेन आ रहा है ना, यहाँ पे ये 1 नंबर पे है, ये 2 और ये 3, लंबी चेन जैसी बनेगी इसमें। और यहाँ पे जो 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे जो 1 पे आ रहा है तो यहाँ पे 1 तुम लिखो चाहे मत लिखो, तुम्हारी अपनी मर्जी, लेकिन यहाँ पे तुम्हें 2 लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेथॉक्सी समूह जो आ रहा है वो 2 नंबरी कार्बन पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखी जाएगी 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है इसका, मौलिक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये तुम्हारा घड़ी वाला देखो, इस परीक्षण की सहायता से, इस परीक्षण की सहायता से कार्बोहाइड्रेटों की जांच की जाती है। इस परीक्षण में ग्लूकोज या सुक्रोज के विलयन में 2 ml, एक मिनट को चलो देखो, अरे भैया क्या मिलाएंगे इसमें हम, 2 ml अल्कोहलीय 2 ml अल्कोहलीय का मिला देंगे हम इसमें नेफ्थिल, यहाँ से नेफ्थॉल भी बोल देते हैं, नेफ्थॉल मिला देते हैं, जिससे एक बैंगनी रंग की रिंग प्राप्त होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेटों को सुनिश्चित करती है, ठीक है। तो ये अगर तुम्हारा मौलिक परीक्षण, आगे लिख लेंगे चाहो तो, यह परीक्षण मौलिक परीक्षण कहलाता है। जब इसमें क्या करते हैं कि तुमने एक विलयन ले लिया जिसकी तुम्हें जांच करनी है, बताना कि ये ग्लूकोज है, यानी कि जो विलयन है वो ग्लूकोज या सुक्रोज किसी का दिया हुआ है, तुम्हें ये बताना कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या फिर नहीं है। तो तुम क्या करोगे, इसमें 2 ml क्या मिला दोगे, ये अल्कोहल, ये नेफ्थॉल मिला देंगे इसमें। तो जैसे ही मिला देंगे ना इसमें 2 ml अल्कोहल, ये नेफ्थॉल मिला देंगे, नेफ्थॉल मिला देंगे, तो क्या होगा, इसमें एक बैंगनी रंग की एक रिंग नीचे, यानी कि ऐसे करके यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी, ये एक रिंग प्राप्त होती है, जिससे हमें मालूम चल जाता है क्या कि ये कार्बोहाइड्रेट है। अगर रिंग नहीं बनेगी समझ लेना कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये परीक्षण किसी काम आता है, कार्बोहाइड्रेट की जांच करने में आता है, ठीक। चलो आगे देखते हैं।
वन टॉप गुणांक से आप क्या समझते हैं? 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर NaCl का परासर दाब ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, क्या बात है। तो पहले लिखते हैं वन टॉप गुणांक। वन टॉप गुणांक देखो, वन टॉप नामक वैज्ञानिक ने वन टॉप नामक एक वैज्ञानिक ने वन टॉप नामक वैज्ञानिक लिख लो डायरेक्ट, तो कैसी रहेगी। नामक वैज्ञानिक ने एक गुणांक दिया जिसकी सहायता से अणु संख्य गुणधर्मों की सही प्रकार से गणना की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि कुछ पदार्थ विलयन में जाकर संगुणित या वियोजित हो जाते हैं। इसके कारण अणु संख्य गुणधर्म बदल जाते हैं। तो ऐसा ना हो अर्थात गणना में गलती ना हो, इसलिए यह गुणांक दिया गया था। ठीक है, देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में जब जाएंगे ना, या हमने किसी विलयन में डाल दिए तो वो या तो जुड़ जाएंगे या फिर वो टूट जाएंगे। अब अणु संख्या के जो गुणधर्म है वो तो अणुओं की संख्या पर डिपेंड कर रहे हैं। अब मानो कि अगर कोई पदार्थ ऐसा है जो जुड़ गया आपस में, ठीक है, अब दो जो अणु थे आपस में जुड़ गए तो एक ही बन गया, और जो अणु संख्या गुणधर्म है वो संख्या पर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ संख्या रहेगी आदि, तो बताओ गुण बदलेंगे नहीं बदलेंगे? तो यहाँ पर वो टूट रहे हैं। हमारे लोग हमने तो कल्पना की थी कि हमने 2 मोल डाले और वो जा करके उसके 4 मोल बन गए तब तक। तो जो गणना हम कर रहे हैं तो वो बदलेगी नहीं बदलेगी? तो ऐसा ना हो इसीलिए वन टॉप नामक वैज्ञानिक ने फैक्टर दिया था, जैसे बोलते हैं वन टॉप गुणांक। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। तो उसका आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला इसने 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर NaCl का परासर दाब ज्ञात कीजिए। हाँ, परासर दाब फॉर्मूला होता है पाई बराबर CRT। पाई का मान हमें दे रहा है, सॉरी पाई का मान तो निकाल नहीं यार, C का मान हमें दे रहा है 1 मोलर, और इसमें जो N फैक्टर है ना वो इसके 2 हो गए हैं। देखना अभी 1 मिनट को होता है पाई इक्वल टू ICRT। अब आई क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि ये वियोजन स्थिरांक है, क्योंकि यही तो वन टॉप गुणांक है। अब NaCl है, NaCl जो काय में टूट रहा है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, अब देखना एक बार, तो यहाँ पे क्या है कि I बराबर क्या होता है, वियोजन या संयोजन के बाद मोलों की संख्या और प्रारंभिक मोलों की
संख्या। अब ये NaCl जो एक प्रबल विद्युत अपघट्ट होता है, जो पूरा टूटेगा तो इसमें क्या होगा, I बराबर, अब देखना यहाँ पे मैंने इसका 1 मोल डाल दिया तो यहाँ 1 मोल ये बन गया और 1 मोल बन गया ये, टोटल कितने हो गए 2 मोल और डिवाइड 1, तो I का मान कितना आएगा इसमें 2, तो यहाँ I का मान लिख देंगे हम कितना 2, I का मान लिख दिया हमने 2, बचा C का मान 1 हो गया और R का मान 0.0821 और देन T उसने बोला कितना 27 डिग्री सेल्सियस, इसे चेंज कर लेंगे केल्विन में, तो उसमें जोड़ते हैं हम कितनी 273, तो 27 उसने हमें दिया है 273 हमने उसमें जोड़ दिया है, तो ये हो गया तुम्हारा 300 केल्विन। तो यहाँ ताप जो लेते हैं वो लेते हैं केल्विन में, तो ये हो गया तुम्हारा 300 केल्विन। आइए बात क्लियर हो रही होगी। पॉइंट से 2 जीरो से ये पॉइंट कट के यहाँ पे आ जाएगा 2 अंक बाद, हो गया 2 इंटू और यहाँ 8.2 और इंटू 3, ठीक है, ये सर गया ना इसीलिए, तो यहाँ 3 दूनी 6 तो ये हो गए और इंटू 8.2 ये हो गया, इसका गुणा करेंगे तो मैं 6 दूनी 12 बची 1 और 8 5 चले 8 सिंगे 48 48, ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। समझ में आ गया, अब इसमें कोई दिक्कत है नहीं, पाई बराबर ये आ गया। चलो आगे देखते हैं। सममांग विषमांग अधिशोषण ये हट गया तुम्हारे में से, बचा कौन, सेटजेफ नियम तथा हुंडस्टीकर अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित स्पष्ट कीजिए। अच्छा जी, सेटजेफ नियम देखो तो, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार हैलो एल्केनों में जब वियोजन होता है तो उसमें अधिकतर या अधिक ले लें, अधिक मात्रा में वह उत्पाद बनता है जिसमें डबल बंद से अधिक एल्किल समूह जुड़े हों। अब इसका एग्जांपल देख लो एक बार, तो जैसे मान लो हमारे पास में भी कौन है CH3 CH2 और ये CH2 CH, यहाँ पे कर दिया मैंने Cl और यहाँ पे CH3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो रहा है कौन, ये अपक्रिया करा दी मैंने एल्कोहलिक QH की उपस्थिति में, यहाँ पे होगा वियोजन, तो यहाँ से तो निकल के जाएगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 चांस हैं कि H जाए यहाँ से या फिर जाएगा यहाँ से, तो हम दोनों में से निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो ये तो मैंने ऐसे कर दिया CH3 CH2, देखो अभी ऐसे कर दिया मैंने, यहाँ से अगर मैंने एक बार H निकाल दिया तो यहाँ कौन रह जाएगा CH, 2 है ना, एक निकल गया तो CH रह गया, यहाँ पे आएगा कौन डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ से निकल गया कौन Cl, बचा कौन CH और यहाँ पे CH3। अच्छा एक बार तो ये बन गया, अब जरूर थोड़ी कि यहीं से निकलेगा, हो सकता है कि यहाँ से H निकल जाए, इस बार यहाँ से निकाल के देख लेंगे। तो देखो ये ऐसे रहेगा CH3 और यहाँ पे कौन है CH2, उसके बाद CH2, उसके बाद CH और यहाँ डबल बॉन्ड और ये CH2, क्लियर, ठीक है। तो अब एक बार देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अभी जी गायब करना है, अगला तो गायब होगा नहीं, साथ में H भी गायब होगा, एक तो गायब होने से रहा, हमेशा 2 चीज़ गायब होंगी तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड ये दिख रहा है तुम्हें, तो डबल बॉन्ड से इधर 2 कार्बन जुड़ रही हैं और इधर कितनी जुड़ रही हैं 3, और यहाँ पे देखो यहाँ एक साइड में 1 ही जुड़ रही है, एक साइड में इकट्ठी 4 हो गई हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डबल बॉन्ड थे ज़्यादा से ज़्यादा, दोनों साइडें बराबर हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ये जो बनेगा ये बनेगा इसका मुख्य उत्पाद, और ये बनेगा गॉड। तो ये इसका मेजर ये और माइनर ये है। तो बस उसने इतना ही बोला है कि डबल बॉन्ड से अधिकतर जो कार्बन जुड़ी होंगी यानी कि एल्किल समूह जुड़े होंगे वही कौन होंगे, मुख्य उत्पाद होंगे। तो यही था सेटजेफ का नियम। बचा तुम्हारा हुंडस्टीकर।
तो हुंडस्टिगर हालांकि मैं तुम्हें पहले भी करा चुका हूँ इससे पहले वाले सेट में करा चुका हूँ मैं इसे, जिसमें हमने एमीन की परीक्षण बताया था। ठीक है, एमीन का परीक्षण बताया था मैंने उसमें। एक मिनट रुको भी, तो ये वीडियो चेक कर लूँ पहले मैं। ओह माय गॉड, 30 मिनट की होगी अभी। चलो इसे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद बंद करते हैं। अगली में फिर बताऊँगा तुम्हें। ठीक है, अब ये कौन है? हुंडस्टिगर है ना, हुंडस्टिगर। तो देखते हैं। देखो इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में एमीन की क्रिया बेंजीन सल्फोनेमाइड से कराई जाती है तो एन एल्किल यहाँ पे प्रथम एमीन लिख लेते हैं ना, प्रथम एमीन एन एल्किल सल्फोनेमाइड प्राप्त होता है यदि द्वितीयक एमीन से कराई जाती है तो N, चलो ले लेते हैं ना, डाई एल्किल सल्फोनेमाइड प्राप्त होता है। और यदि तृतीयक से कराई जाती है तो कोई अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, इसकी जो रिएक्शन है मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो अभी तुम चाहो तो दोबारा से देख लो। RCH2 और NH2, ये अभिक्रिया मैंने करा दी इसकी बेंजीन सल्फोनेमाइड से। तो यहाँ पे Cl और यहाँ पे S, डबल बॉन्ड O और यहाँ बन गया बेंजीन। इसके साथ जब क्रिया करेगा ये एक H के साथ में, तो मैं तुम्हें एक H यहाँ दिखाई देता हूँ, एक H यहाँ से कर दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो ये तो रहा तुम्हारा प्रथम एमीन। ये क्या बनेगा? RCH2N और ये H इधर रहेगा और देन ये चला जाएगा यहाँ से निकल के, तो यहाँ आ जाएगा S, डबल बॉन्ड O और ये बनेगा तुम्हारा ऐसे दो। ठीक है, और जब इसकी दो वाले से कराई जाएगी, यानी कि RCH2 और इधर N, इधर CH3, इधर कौन बचा? अकेला H। 3 हो गया ना बॉन्डिंग, इसके बॉन्ड 3 बनते, ये रखे यहाँ तक अलग से है। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम Cl के साथ में, डबल बॉन्ड O और ये क्या बनो, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसके साथ अभिक्रिया करा देंगे तो ये बनके तैयार। तो यहाँ पे कौन बनेगा? R और इधर बनोगे CH2N, CH3, S, डबल बॉन्ड O और इधर ये रिंग। ये तुम्हारा कौन है? N एल्किल सल्फोनेमाइड और ये N, डाई एल्किल सल्फोनेमाइड। ठीक है, तो क्लियर तो तुम्हें दिख रहा होगा शायद, यहाँ तक क्लियर है।
अभी क्लियर है? तो चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो साथ में। तो यहाँ तक जो है तुम्हारे हाँ, ये चौथा क्वेश्चन तुम्हारा समाप्त हो चुका है यहाँ पे, है ना। चौथे में एक रह गया तुम्हारा पूतरोधी और प्रतिजैविक। ये मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, तो वीडियो फिर तुम्हारी ज़्यादा बड़ी हो रही है। चलो वैसे करा ही देता हूँ, फिर 5वां अगले से देख लेंगे, है ना। 4 तक खत्म तो भूल जाएंगे। देखो पहला है कौन, पूतरोधी। पूतिरोधी पहले से दिखते हैं। देखो ये ऐसे रसायन होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं परंतु हमारी त्वचा को कोई हानि नहीं पहुंचाते। ठीक है, इसलिए इनका उपयोग घाव की सफाई में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखो तो होता है डिटॉल होता है बीटाडिन। ठीक है, सेवलॉन भी होता है, आधे कर देते हैं, बहुत है, 2 बहुत है। ठीक है, तो उसके बाद में कौन था ये, प्रतिजैविक ना, प्रतिजैविक। लेकिन ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की उपापचयी क्रिया को रोककर उसकी वृद्धि नहीं होने देते। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कौन, एंटीसेप्टिक। क्लियर? तो अभी तुम इसका एग्जाम्पल देखना चाहो तो एग्जाम्पल देखो, उसमें एग्जाम्पल पूछा है इसलिए बता देता हूँ मैं। उदाहरण एग्जाम्पल इसका हो जाएगा कौन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण है, स्ट्रेप्टोमाइसिन किसका, प्रतिजैविक का। ठीक है, तो आइए अब तुम्हें समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत तुम्हें होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक तो चौथा तुम्हारा जो है खत्म हो गया यहाँ तक बिल्कुल। अच्छा, 5वां जो है और 6वां 7वां 3 क्वेश्चन बचे हैं, जिससे मैं तुम्हें कराऊंगा अगली वाली वीडियो में। ठीक है, तो चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो साथ में। फिलहाल के लिए विदा चाहता हूँ, बाय बाय। वीडियो को शेयर जरूर करते हैं, इससे और लोग तक भी पहुँच पाए। ठीक है, बाय बाय।